हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर से मिश्रा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे इसमें मेंडल की सफलता के कारण हम लोग उसको भी जानेंगे, साथ ही साथ इसमें जानेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, यानी कि मेंडल के कार्यों की पुनः खोज। देखिए, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम की, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में यही आता है। क्योंकि एनसीईआरटी का मैं शुद्ध एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एकदम प्योर एनसीईआरटी, आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। एनसीईआरटी का सबसे तगड़ा हाल आपको दे रहा हूँ, ठीक ना। सबसे एनसीईआरटी को सबसे सरल भाषा में मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। हम लोग का ये क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 आप पढ़ा रहे हैं हम इन हिंदी में, और ये हमारा जो है वो है वंशागति है, ठीक ना। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जो कि हमारा चैप्टर 5वां है, और उसी को हम लोग पढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग का जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे मेंडल के कार्यों की पुनः खोज, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क्स। यानी कि मेंडल ने तो देखे चले गए, लेकिन फिर इनके कार्यों की पुनः खोज कौन कौन से किए। तो मेंडल के पुनः कार्यों की खोज हमारे सन 1900 की बात है। और हॉलैंड, हमारे दो वैज्ञानिक थे, एक हॉलैंड के थे और एक थे हमारी जर्मनी की। हॉलैंड के वैज्ञानिक हुगो डी विज, हॉलैंड के वैज्ञानिक हुगो डी विज, और जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल कारेंस तथा ऑस्ट्रिया के एक और इसको जोड़ लो, ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमैक ने मेंडल द्वारा किए गए निष्कर्षों की पुनः खोजा था। तो मेंडल के कार्यों की पुनः खोज कुल मिला के अगर देखें तो इसे दो होते हैं, लेकिन 3 वैज्ञानिक ने किया था। किस सन में? 1900 ईस्वी में। एक हॉलैंड के, दूसरे जर्मनी के, और तीसरे ऑस्ट्रिया के, ठीक ना। और हम बात करें हॉलैंड के तो हुगो डी विज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस, और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमैक। पहले मेरी आवाज़ को सुनिए, फिर हम आपको इसको क्या करेंगे, आपको पूरा पूरा बताएंगे, ठीक है ना। सन 1901 ईस्वी में हुगो डी विज ने मेंडल के पेपर को प्राप्त कर उन्हें फ्लोरा में प्रकाशित किया। मेंडल द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को कोरेंस ने आनुवंशिकी के नियमों के रूप में प्रस्तुत किया था। तो मेंडल के कार्यों पुनः खोज किसने किया था? तो लिख सकते हैं सन 1900 ईस्वी में तीन वैज्ञानिक हॉलैंड के हुगो डी विज और जर्मनी के कार्ल कॉरेंस तथा ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमैक ने मेंडल द्वारा पाए गए निष्कर्षों को पुनः, यहाँ पे निष्कर्ष है, निष्कर्षों को पुनः खोजा। निष्कर्षों उसके पुनः क्या किया? खोज किया। और फिर सन 1901 ईस्वी में हुगो डी विज ने मेंडल के पेपर को प्राप्त कर उन्हें फ्लोरा में प्रकाशित किया। तो उन्होंने क्या किया, फिर से खोज की और जो मेंडल के पेपर को कहाँ पे प्रकाशित किया, फ्लोरा में प्रकाशित किए।
तो आज आता है कि मेंडल के पुनः कार्यों की पुनः खोज कौन किए थे, कैसे किए थे, तो बता दीजिएगा। मेंडल के कार्यों की खोज जो की गई थी सन 1900 में 3 वैज्ञानिक, हॉलैंड के हुगो डिब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रिया के कौन किए थे, एरिक वान शेरमैक ने मेंडल द्वारा पाए गए निष्कर्षों को पुनः खोजा। और सन 1901 ईस्वी में हुगो डिब्रिज ने मेंडल के पेपर को प्राप्त कर उन्हें फ्लोरा में प्रकाशित किया था। और हमारे जो मेंडल द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को कोरेंस ने आनुवंशिक नियमों के प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इतना आपको लिख देंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा नंबर मिल जाएंगे। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं कि मेंडल के सफलता के कारण क्या क्या थे। अब हम मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे मेंडल के सफलता के कारण, रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। इनके सफलता के कारण क्या क्या थे, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर इनके सफलता कारण बहुत सारे थे। पहला जो सफलता के कारण ये थे कि ये किसी भी कार्य को समझ के करते थे। समझ के मतलब कि जैसे कि आप कोई कार्य करने जाए उसको समझ के करेंगे तो सफलता मिलेगी ही। अगर बोर्ड एग्जाम में बैठे एग्ज़ाम देने के लिए, यदि आप बोर्ड एग्जाम को अच्छे से उसको समझ के देख के उससे परिचित होकर उसको लिख रहे हैं तो आप जरूर वहाँ पे सफलता मिलेगी। तो मेंडल के सफलता कारण बहुत कारण थे, जैसे कि कार्य करने की विधि। पहले इनकी क्या थी सफलता कारण, पहला इनका यही था कि मेथड ऑफ वर्किंग, मेथड ऑफ वर्किंग पहला ही कारण बना। इनकी जो वर्किंग कैसे करते थे, उनकी मेथड कैसी थी, वही इनकी सफलता का कारण बनी। दूसरा क्या बनी, दूसरा ये थी कि ये मटेरियल कैसे चॉइस करते थे, यानी कि आप लिख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ पार्टिकल मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल जो होते हैं प्रैक्टिकल मटेरियल, ठीक ना। सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल हमारा मटेरियल ये है, देख लीजिएगा सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियल। और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा ये था क्रॉसिंग मेथड। क्या, क्रॉसिंग मेथड। हमारे 3 थे। अगर हिंदी में देखें तो पहला जो था कार्य करने की विधि, कार्य करने की विधि। इनकी जो कार्य करने की विधि है इस बात पर भी ये निर्भर करती है, यानी कि मेथड ऑफ वर्किंग। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या था, दूसरा हमारा था कि प्रायोगिक पदार्थ का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियल, यानी कि प्रायोगिक पदार्थ का चयन ठीक है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या था, तो तीसरा हमारा जो था वो था संकरण विधि, यानी कि वही है क्रॉसिंग मेथड। क्रॉसिंग मेथड मतलब संकरण विधि। संकरण विधि को कैसे ये अपनाते थे, ठीक ना, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहला हम जानते हैं कार्य करने की विधि, कार्य करने की विधि, यानी कि लिख सकते हैं मेथड ऑफ वर्किंग। इनकी कार्य करने की विधि कैसी थी, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कार्य करने की विधि। तो कार्य करने की विधि में पहला आप लिखेंगे हम लोग कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। कार्य करने की विधि मतलब कि कार्य के समय मेंडल ये नहीं कि बहुत सारे वंशागति कराए, केवल उन्होंने क्या किया था कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो लिख सकते हैं मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, ठीक है। इनका ये था। सेकंड क्या था, सेकंड रीजन क्या था कि उन्होंने केवल आनुवंशिक रूपों से शुद्ध पदार्थों का चयन किया, जिसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ी के पादपों से स्वपरागण परीक्षण द्वारा
किया था। और स्वपरागण की क्रिया क्या होती है? स्वपरागण क्रिया ये होती है कि जब एक ही जनन की नर और मादा युग्मकों के बीच प्रजनन की क्रिया होती है तो उसे स्वपरागण भी कहा जाता है। मतलब उसी पुष्प के उसी परागकोश और उसी स्त्री केसर के बीच हो रहा है हमारा, ठीक है ना, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो लिख सकते हैं उन्होंने केवल आनुवांशिक रूप से शुद्ध पादप का चयन किया, पादप का चयन किया, शुद्ध पादप का क्या किया? चयन किया, जिसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ी के पादपों से स्वपरागण परीक्षण द्वारा की, ठीक है ना। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा देख लीजिए। तीसरा ये था कि मेंडल ने अपने प्रयोग का F2 एवं F3 पीढ़ी को आगे की पीढ़ियों तक अध्ययन किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों का द्वितीय पीढ़ी जिसको बोलते हैं F2 द्वितीय पीढ़ी एवं तृतीय पीढ़ी यानी कि F3 एवं आगे की पीढ़ियों का अध्ययन किया, आगे की पीढ़ियों तक अध्ययन किया था। ये सब इनके सफलता के राज हैं। आखिर किसी काम को इन्होंने बीच में नहीं छोड़ा, उसको आगे तक भी बढ़ाया। चौथा हम क्या लिख सकते हैं? चौथा ये लिख सकते हैं मेंडल ने कुछ लंबे और कुछ छोटे पादपों के पुंकेसर काट दिए, जिससे इन पादपों में स्वपरागण की क्रिया न होने पाए। हम किसी अन्य दूसरे पादप से क्रिया करा के अलग अलग हम नई संतति का निर्माण कर सके। और हमारा एक और था कि लक्षणों को न मिलने की संभावना से बचाव के लिए मेंडल ने शुद्ध लक्षणों के पादपों को बगीचे में अलग अलग क्यारियों में बोया था। तो चौथा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मेंडल ने शुद्ध लक्षणों के पादपों को बगीचे में अलग अलग क्यारियों में बोया था ताकि इनकी लक्षण आपस में न मिल सके, ठीक ना। पांचवा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? पांचवा ये था कि मेंडल ने कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधे पुंकेसर काट हटा दिए, जिससे इन पादपों में स्वपरागण की क्रिया न होने पाए। मेंडल ने कुछ लंबे तथा कुछ छोटे पादपों के पुंकेसर को काट कर पृथक कर दिया ताकि इनके बीच स्वपरागण की क्रिया न होने पाए, ठीक है। तो ये कार्य करने की विधि थी। अब हम लोग देखेंगे प्रायोगिक पदार्थ का चयन
कि उन्होंने हमारे सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियल कैसे चुना था। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो पॉइंट आता है, यह आता है कि प्रायोगिक पदार्थ का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियल उन्होंने कैसे कैसे चुना था। तो पहला ये था इनका कि मटर जो होता है, मटर का एक पादप 1 वर्षीय पादप है और इसका जीवन चक्र अल्पकालीन होता है। इसमें कम समय में अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि देखिए ऐसे मटेरियल को लिया था जिसका जो है इसमें हमारा यह 1 वर्षीय पहला तो था, दूसरा इसका जो जीवन चक्र बहुत कम होता था और इसमें कम समय में अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं मटर का पादप 1 वर्षीय पादप है। इसका जीवन चक्र अल्पकालीन एवं कम समय में अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन किया जा सकता है। तो इनका पहला था ना। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि इसके पुष्प द्विलिंगी होते थे। जो हमारे इसके पुष्प होते थे मटर के, वो क्या होते थे? द्विलिंगी यानी कि उभयलिंगी होते हैं, अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में होते थे और पादप मुख्यतः स्वपरागित होते थे। लिख सकते हैं इनके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में होती हैं। ठीक है ना। तीसरा हम क्या ले सकते हैं? तीसरा हमारा ये था कि इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इसे आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है ना। और चौथा हम क्या लिख सकते हैं? चौथा ये था स्वनिषेचन के कारण मटर के पादप समयुग्मजी होते हैं। लिख सकते हैं स्वनिषेचन के कारण मटर के पादप समयुग्मजी होते हैं। क्या होते हैं? समयुग्मजी होते हैं। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पादप शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पादप शुद्ध लक्षण वाले बने होते हैं। तो ये हमारा क्या था? प्रायोगिक मटर के चुनाव का था। और यहाँ पे लिख सकते बहुत सारे हैं, तो हमारा इतना बहुत है। अब तीसरा हमारा जो मेंडल का आता है वो मेरे प्यारे बच्चों आता है संकरण की विधि। तीसरा हमारा क्या आता है? संकरण विधि यानी क्रॉसिंग मेथड। ठीक ना। संकरण की विधि क्या क्या थी इनकी, इसको हम आगे भी जानेंगे डिटेल से, पहले इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। संकरण विधि मेंडल ने पादप के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले जो पौधे किए थे, मेंडल ने पादप के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले जो
हमारे थे वो बहने पादपों के पुष्पों को खोलकर उनके पुंकेसर को हटा दिया ताकि स्वपरागण न होने पाए और इस क्रिया को विपुंसन कहा गया। मेंडल ने मादा के रूप में लाए गए या फिर लाए जाने वाले पौधे को पुष्पों को खोलकर उनसे पुंकेसर भाग को हटा दिया ताकि इनमें स्वपरागण की क्रिया न होने पाए। परागण की क्रिया ना होने पाए जिसे विपुंसन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। तो संकरण की विधि पहले ये थी, इन्होंने अच्छे से किया था। दूसरा पॉइंट में देखें तो दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि परागण के पश्चात बौने पादपों के पुष्प को थैलियों में बांध दिया था ताकि अन्य स्रोत से परागण इनके वर्तिकाग्र तक न पहुंच पाए। लिख सकते हैं परागण के पश्चात बौने पादपों के पुष्पों को थैलियों में बांध दिया ताकि किसी अन्य स्रोत से परागण इनके वर्तिकाग्रों तक न पहुंच पाए। इनके वर्तिकाग्रों तक न पहुंच पाए। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों कुछ रीजन थे हमारे मेंडल के प्रयोग में, और ये सब आप पढ़ लीजिए। और अब हम जानेंगे मेंडल के वंशागति संबंधित संकरण प्रयोग, जैसे कि एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, व्युत्क्रम संकरण क्या क्या थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 5वें का, बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 5वें का हमारा सीरीज नंबर यहाँ पे तीसरा है। बाकी आपको सीरीज सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।